नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन साइकोलॉजी मनोविज्ञान, जो कि एस्टेट सीटेट में बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मनोविज्ञान के अंदर क्या है, किसको पढ़ेंगे हम? जैसे किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था में क्या करते हैं कुछ बच्चे हैं जैसे कि अपने तरीके से जीना चाहते हैं और कुछ निराश होकर के बैठ जाते हैं। उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि जीवन है, जीवन में संघर्ष और निराशा आती रहती है। तो जैसे जीवन है, जीवन है ही संघर्ष का नाम है और परिवर्तन का नाम है। यदि जीवन में संघर्ष और परिवर्तन नहीं होगा तो जीवन नीरस हो जाता है। तो इसलिए सुनिएगा, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो आज के लिए देखते हैं, हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आज की वीडियो होने वाली है आपके सामने। आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेंगे और पहले भी देख लेना, वहाँ भी थे। इतना बढ़िया कंटेंट है कि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बाल विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रोल रहता है इसका। 30 नंबर की आती है एस्टेट के अंदर और 30 नंबर की आती है सीटेट के अंदर। तो साइकोलॉजी है, इसका अर्थ है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी की हिंदी क्या होती है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? जो साइकोलॉजी है, प्रारंभ में अरस्तु के समय में एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। साइकोलॉजी प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी अरस्तु के समय में, शताब्दियों पूर्व। एक शाखा में जो ये है साइकोलॉजी है, दर्शन शास्त्र से ही निकला है। मनोविज्ञान का अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की उत्पत्ति लैटिन भाषा। प्रश्न पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द है जो किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का? लैटिन भाषा का। कई बार प्रश्न किया गया है, एस्टेट में भी सीटेट में भी। लैटिन भाषा के 2 शब्द है। कितने शब्द है? 2 शब्द है। एक कौन सा? साइकी तथा लोगोस। इन 2 शब्दों से मिलकर इसकी साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। साइकी शब्द है, जो साइकी शब्द का अर्थ क्या है? साइकी, प्रश्न पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। वो किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? साइकी प्लस लोगोस से बना है। साइकी प्लस लोगोस से बना है, लोगोस से मिलकर हुई। अब साइकी शब्द है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा, सोल। जो साइकोलॉजी है वो दर्शन शास्त्र का एक अंग होता था, और जो दर्शन शास्त्र है वो उसका संबंध आत्मा से है। तो ये वहीं से शब्द आया, आत्मा। साइकी का अर्थ आत्मा, सोल, तथा लोग्स शब्द का अर्थ है अध्ययन, यानी कि स्टडी। पूछा जा सकता है कि जो साइकोलॉजी में लोग्स शब्द है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है अध्ययन, स्टडी। और इसके साइकी के बारे में पूछा जा सकता है कि साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा, सोल।
इस तरीके से प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। आगे आने वाले एग्जाम में देख लेना, अगर एस्टेट में कहीं ना कहीं आपको ऐसे कैसे डिट्टो क्वेश्चन मिल सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे जो मैं बता रहा हूं। अतः साइकोलॉजी शब्द, जो साइकोलॉजी शब्द है शाब्दिक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। क्या है? आत्मा का अध्ययन। अतः साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। इस तरीके से अब हम देखते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि साइकोलॉजी को प्रारंभ में क्या माना गया, उसके बाद क्या माना गया, और आज साइकोलॉजी को किस रूप में माना जाता है। साइकोलॉजी जो 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या माना गया? साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? तो आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान माना गया। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है, साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कौन सी शताब्दी में माना गया? तो 16वीं शताब्दी में। और उसके बाद पूछा जा सकता है कि आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से लेखक, राइटर हुए? जैसे जनक है, जैसे प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु का मानना था कि 16वीं शताब्दी के अंदर कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ आगे जो जनक आए, जैसे साइकोलॉजी पे जिन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि इसकी आलोचना की कि नहीं ऐसा गलत है कि पूर्ण रूप से जो साइकोलॉजी है आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता। तो उसके बाद इसमें एक परिवर्तन करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 16वीं शताब्दी के बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान किस के द्वारा माना गया? प्लेटो और अरस्तु के द्वारा माना गया। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद आत्मा को अस्वीकार कर दिया गया, आत्मा का विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। तो उसके बाद आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? मन और मस्तिष्क का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों, वो भी और ये भी। मन और मस्तिष्क का। मन और मस्तिष्क का। मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। प्रश्न पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? मन और मस्तिष्क का माना गया। फिर उसके बाद प्रश्न क्या आ सकता है चेंज होकर के, मन और मस्तिष्क को कौन सी शताब्दी में मन और मस्तिष्क का जो मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कौन सी शताब्दी में माना गया? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 17वीं शताब्दी में। उसके बाद पूछा जा सकता है कि जैसे इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसके द्वारा माना गया? तो इसका किसके द्वारा माना गया? तो पोम्पोनोजी के द्वारा। पोम्पोनोजी जो कि इटली के थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोम्पोनोजी कहाँ के जनक, कहाँ से थे? तो ये इटली से थे। और ये पूछा जा सकता है कि मन और मस्तिष्क को मनोविज्ञान का मन और मस्तिष्क का विज्ञान
किसके द्वारा माना गया? पोम्पोनोजी के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है मन और मस्तिष्क से पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? आत्मा का विज्ञान माना जाता है। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में माना जाता है। इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में, और उठा करके कोई भी एग्जाम देख लेना, एस्टेट और सीटेट का, तो आपको इस तरीके से प्रश्न जरूर मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ इसी तरीके से जिस प्रकार आत्मा के विज्ञान का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं विरोध हुआ, आलोचना हुई, तो उसके बाद उसको ऐसा स्वीकार कर दिया गया। तो उसके बाद फिर इसमें मन और मस्तिष्क में भी, इसमें भी कुछ वैज्ञानिकों ने आलोचनाएं की और उसको भी ऐसा स्वीकार कर दिया। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बाद फिर आता है कि मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया। 17वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का, यानी कि चेतना का विज्ञान माना गया। चेतना का विज्ञान माना गया। चेतना का विज्ञान माना गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि चेतना का विज्ञान कौन सी शताब्दी में माना गया? 19वीं शताब्दी में माना गया। उसके बाद प्रश्न आ सकता है कि 19वीं शताब्दी से पहले जो मनोविज्ञान था किसका विज्ञान था? तो किसका था? मन और मस्तिष्क का। उससे पहले पूछा जा सकता है कि मन और मस्तिष्क से पहले जो मनोविज्ञान था किसका विज्ञान था? आत्मा का। प्रश्न पूछा इसी तरीके से फिर पूछा जा सकता है जो 19वीं शताब्दी में कौन कौन से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने चेतना का विज्ञान माना। इसी तरीके से था, जैसे एक था वाइवस था, और एक था विलियम जेम्स के द्वारा, और एक था विलियम वुंट के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे? वाइवस था, विलियम जेम्स था और विलियम वुंट था। विलियम वुंट भी बहुत रोल रखता है मनोविज्ञान के अंदर। विलियम वुंट से प्रश्न आता है कि जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी? विलियम वुंट के द्वारा। कई बार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी? विलियम वुंट के द्वारा। इससे एक और प्रश्न आ सकता है कि विलियम वुंट के द्वारा कौन से सन में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी? तो 1879 के अंदर विलियम वुंट ने एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। तो उसके बाद इससे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, विलियम वुंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा का सारा। हर प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को, एस्टेट के एग्जाम में देखने को 2015 से लेकर के 2022 तक का एग्जाम उठा करके देख लेना। इस वीडियो से प्रश्न मिलेंगे और आगे भी आएंगे। विलियम वुंट की बात कर रहे थे हम। विलियम वुंट है जो, इसने 1879 के अंदर एक प्रयोगशाला खोली मनोविज्ञान की। वो कहां पर खोली? लिपजिंग में। पूछा जा सकता है लिपजिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में कहां खोलेगी? लिपजिंग के अंदर। इस तरीके से विलियम वुंट को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक भी माना जाता है, विलियम वुंट को ही। इस तरीके से इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है 20वीं शताब्दी।
20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? व्यवहार का विज्ञान माना गया, जो कि आज भी इसको मानते। इसी तरीके से जिस प्रकार आत्मा को अस्वीकार कर दिया गया, मन और मस्तिष्क को अस्वीकार कर दिया गया, और चेतना को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि जो चेतना था, मैकडूगल था, एक वैज्ञानिक था मैकडूगल ने क्या किया कि इसका विरोध किया। उन्होंने इसको एक जो चेतना है, मतलब चेतना का विज्ञान है, जिन्होंने कहा कि इन्होंने उसको विरोध किया कि एक तो चेतन मन होता है, एक अर्ध चेतन होता है, तो इस तरीके से एक ही चेतना का विज्ञान हम इसको मान नहीं सकते। तो मैकडूगल ने इसका विरोध कर दिया। तो इन तरीके से इनको मतलब अस्वीकार किया गया। फिर 20वीं शताब्दी आई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में किसका विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार का विज्ञान कौन सी शताब्दी में माना जाता है? 20वीं शताब्दी में। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। इनको मानने वाले कौन है? वाटसन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटसन मनोविज्ञानिक हुए, और वाटसन के बाद है वुडवर्थ भी बहुत पूछा जाता है। वुडवर्थ और एक थे स्किनर। पूछा जा सकता है कि वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर के द्वारा मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? तो व्यवहार का विज्ञान माना गया। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं पहले पेपर उठा करके देख लेना, आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और मनोविज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है। मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। कौन सी शताब्दी में माना गया? 16वीं शताब्दी में माना गया। उसके बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। फिर चेतना का विज्ञान माना गया। फिर उसको अब तक है तो व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसी तरीके से कुछ जैसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो डेफिनेशन है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मनोविज्ञान। इतनी बातें होने के बाद मनोविज्ञान की परिभाषा कुछ वैज्ञानिक हुए, जैसे क्रो एंड क्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि मनोविज्ञान क्या है। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्रो व क्रो के द्वारा, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के द्वारा मनोविज्ञान है जो मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी पेपर के अंदर, ये सीधी ये स्टेटमेंट मिलेगी। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो ये कहा क्रो एंड क्रो ने। इस तरीके से ये डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है क्रो व क्रो के द्वारा कौन सी डेफिनेशन दी गई, ये। और उसके बाद है मैकडूगल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मैकडूगल भी। मनोविज्ञान, इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये डेफिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। और भी वैज्ञानिक हुए हैं, तो आगे उनके बारे में भी बताएंगे। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट दे देंगे कि मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये किसने कहा? मैकडूगल ने। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टॉपिक को बार बार देखना। मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि मैं 4 नंबर आए 5 नंबर आए, वो बिल्कुल इस वीडियो को भी देख करके चले गए ना, वो 15+ साइकोलॉजी में नंबर लेंगे। देख लेना पक्का, आपको प्रश्न पक्के मिलेंगे। उसके बाद है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंदर बाल विकास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैंने इसको क्यों लिया? क्योंकि एक तो ये था
कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं यहाँ से, और एक यहाँ से भी, जो कहते हैं ना कि 2 या 3 नंबर आते हैं। मैं कहता हूँ इस वीडियो को तो देखना, आप 4 या 5 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे आपके। अब बाल विकास है, बाल विकास के अंदर क्या है, अवस्थाएं होती हैं। जैसे हमारा जीवन है, जब जहां से हम पैदा होते हैं, वैसे तो जैसे गर्भ अवस्था से जीवन स्टार्ट होता है, गर्भ अवस्था से, फिर उसके बाद शैशवावस्था होती है, फिर उत्तर शैशवावस्था होती है, फिर पूर्व बाल्यावस्था होती है, फिर उत्तर बाल्यावस्था होती है, फिर इसके बाद पूर्व किशोरावस्था होती है, फिर उसके बाद उत्तर किशोरावस्था होती है, इस तरीके, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। इस तरीके से काफी अवस्थाएं हैं, लेकिन कुछ अवस्था है, जैसे 3 अवस्थाएं हैं, हम पढ़ेंगे बाल विकास की 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? एक है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष होती है। शैशव अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था। पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैशव अवस्था है, उसका जो जन्म का कार्यकाल कितना होता है? उसका वो होती है जन्म से 5 वर्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के कौन सी अवस्था होती है? आप सीधा करोगे शैशव अवस्था। हर बार अवस्था का प्रश्न पूछा जाता है। तो अब इसके बाद इसकी कुछ, जैसे इसमें कुछ विशेषताएं हैं इसकी, क्या है कि जैसे आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सीखने का आदर्श काल किसको कहा गया है? शैशवावस्था को। किसको कहा गया? शैशवावस्था को। सीखने का, ऐसी स्टेटमेंट सीधी की सीधी आएगी कि सीखने का आदर्श काल किसको कहा गया? शैशवावस्था को। उसके बाद ये स्टेटमेंट आ सकती है कि भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला किसको कहा गया? किस अवस्था को कहा गया? शैशवावस्था को। बहुत इंपॉर्टेंट है शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो भावी जीवन की आधारशिला है वो कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। उसके बाद पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाएगा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा माना जाता है? जीवन का, ऐसे ही सीधा का सीधा ये लाइन आएगी आपके ऊपर कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है? शैशव अवस्था, या फिर बाल्यावस्था, या फिर किशोर अवस्था, या प्रौढ़ अवस्था। इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? क्योंकि शैशव अवस्था, आपको खुद पता है, बचपन होता है, बचपन में महत्वपूर्ण चीजें होती है, बच्चों को सामना किस तरीके से खिलाना है, किस तरीके से पिलाना है, किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, इसके कारण इसको महत्वपूर्ण अवस्था माना गया, महत्वपूर्ण काल माना गया। क्षणिक संवेगों की अवस्था होती है, क्षणिक संवेगों की अवस्था, क्षणिक मतलब थोड़े छोटे छोटे संवेग है, मतलब जैसे भाव होते हैं उन तरीकों का, मतलब उनका एक अवस्था होती है संवेगों का उभरना। जैसे क्षणिक संवेग, थोड़ी थोड़ी भावनाएं होती हैं। इस तरीके से ये पूछा जा सकता है कि क्षणिक संवेग की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा गया? शैशव अवस्था को। उसके बाद पूछा जाता है कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी है? जब बच्चा 5 साल की एज तक होता है तो अनुकरण करता है, यानी कि नकल करता है, नकल के द्वारा सीखता है कि तो कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखना, ऐसी ही स्टेटमेंट सीधी आएगी कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी है? शैशव अवस्था। उसके बाद तीव्रता से शारीरिक विकास होता है। आपने देखा होगा बच्चा होता है जो बचपन में जन्म लेता है, उसके बाद उसका जो शरीर होता है वो क्या होता है, उसकी मतलब जैसे ग्रोथ जल्दी करता है वो, और उसका जैसे जो उसका शारीरिक विकास है मतलब बहुत तीव्र गति से होता है। तो पूछा जा सकता है कि तीव्रता से शारीरिक विकास होता है। एक तो शैशव अवस्था में होता है, एक किशोर अवस्था में भी होता है ऐसा, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? शैशव अवस्था के अंदर होता है। उसके बाद आपसे सीधी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, समुचित सामयिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कौन सा? स्वर्णिम काल, समुचित सामयिक, समुचित पूरे के पूरे सामयिक के हिसाब से जो स्वर्णिम काल है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो संवेग है बच्चे को, उस पर पूरे गौर की जाती है, उसको देखा जाता है कि ये बच्चा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो उसको इसके कारण इसको स्वर्णिम काल भी माना गया। आप इसको इसी तरीके से देखना, डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही पहले भी आप एग्जाम उठा कर देख लेना, सी टेट का देख लेना, एस टेट का, रीट का भी देख लेना। आप जहां भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में साइकोलॉजी आती है, मनोविज्ञान होता है, तो यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना आती है। जो कहते हैं कि साइकोलॉजी पता नहीं कहाँ से आती है, ये वो, आप देख तो लेना इसको एक बार, आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे,
आपने वहां पर एग्जाम में जाकर के ये नहीं करना ए भर दो बी भर दो रट्टा मार दो, कोई जरूरत नहीं। आप देखना थोड़े से टाइम की वीडियो है, अगर आप अच्छे नंबर भी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे आगे भी आने वाली वीडियो है इसी तरीके से आती रहेंगी। इसके बाद है इसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था शैशवावस्था, जो शैशवावस्था थी जन्म से 5 वर्ष तक थी, अब है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था ये क्या है? ये इसका जो जीवन होता है, जीवन काल होता है, जो ये जन्म 6 से 12 वर्ष तक होती है, 6 से 12 वर्ष तक। वैसे तो जैसे पूर्व बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जहाँ से सीधी स्टेटमेंट आती है और पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये कौन सी अवस्था है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 6 से 12 वर्ष तक का कौन सा काल होता है? बाल्यावस्था का काल होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या बाल्यावस्था का जो कार्यकाल, जो बाल्यावस्था होती है वो कितने वर्ष से कितने तक हो सकती है? तो 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें इसकी जो स्टेटमेंट पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनोखा काल, बाल्यावस्था को कौन सा काल कहा गया? अनोखा काल कहा गया। पूछा जा सकता है कि अनोखा काल है जो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। खेल की आयु, खेल की आयु, खेल की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है, खेल की आयु। उसके बाद टोली, दल, समूह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पूछा गया प्रश्न है एस्टेट के अंदर, रीट के अंदर, सीटेट के अंदर, कि टोली, दल, समूह जो ग्रुप होते हैं, आयु की आयु क्या है? इनकी आयु क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। उसके बाद मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त, एक मूर्त चिंतन होता है, एक अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन है जैसे कोई चीज को देख करके हम मतलब उसके बारे में सोचते हैं, तो मूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन क्या होता है? जो चीज हमारे सामने ना हो और उसके बारे में हम तर्क कर रहे हैं कोई भी, तो अमूर्त चिंतन होता है। तो जो मूर्त चिंतन है कि जो बाल्यावस्था में बच्चा क्या करेगा? मूर्त चिंतन ही कर सकता है, क्योंकि उसका जो ज्ञान होता है वो थोड़ा सीमित होता है। इसके कारण वो मूर्त चिंतन की अवस्था इसको कहा गया, बाल्यावस्था को। उसके बाद है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्या परिपक्वता, आप इसको स्टार लगा लो, ये पेपर में मिलने के पूरे चांसेस है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का काल कौन सा है? बाल्यावस्था। उसके बाद है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। समाजीकरण, प्रतिद्वंद, जैसे कि क्या है कि बच्चा जिद करने लग जाता है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। उस समाज के जो कुछ भी थोड़ी बहुत चीजें होती है रूल नियम के अनुसार, उस पर थोड़ा जिद करने लग जाता है। तो प्रतिद्वंद, द्वंद क्या होता है? थोड़ा उसमें मतलब डाउट सा रहता है, इसके कारण उसको प्रतिद्वंदात्मक कहते हैं। जैसे प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किस अवस्था को कहा गया? बाल्यावस्था को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है वैचारिक क्रियावस्था। वैचारिक क्रियावस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। उसके बाद नए कौशलों, क्षमताओं का, नए कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे कौशल होते हैं। जैसे जैसे कौशल होते हैं, कौशलों के द्वारा भी एक इटली की एक वैज्ञानिक हुई है मारिया मॉन्टेसरी, मेरिया मॉन्टेसरी भी कहते, तो इटली के बहुत, उसने क्या उसका क्या मानना था कि जो बच्चा होता है, बच्चा मतलब उसका मानना है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा जो एजुकेशन प्राप्त करता है, उसकी स्टेटमेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये किसने कहा? मारिया मॉन्टेसरी ने कहा। ये मारिया मॉन्टेसरी कहाँ से थी? इटली से थी। और उसका मानना था कि जैसे कौशल होते हैं, कौशलों पर भी बात की उसने। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो उसके बाद है वृद्धि एवं स्वर्णिम काल। वृद्धि मतलब बढ़ना, स्वर्णिम काल, वृद्धि स्वर्णिम काल की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। उसके बाद है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किसको कहा गया? बाल्यावस्था को। उसके बाद है, अब यहां से इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से स्टार है, स्टार की प्रश्न आना ही आना है, किशोर अवस्था, जिसपे मैंने आपको कहा भी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था।
इसका कार्य क्या है? जन्म 13 से 18 वर्ष का इसका जो समय होता है, ये किशोर अवस्था का समय होता है। इसमें क्या होता है? किशोर अवस्था, मैंने जो लाइन बोली थी किशोर अवस्था की, संघर्ष और तूफान की अवस्था इसको कहा जाता है। कि जो ये अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष का बच्चा होता है, वो एक अपने तरीके से जीना चाहता है। कहीं ना कहीं वो निराश भी हो जाता है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा खुश भी हो जाता है, कभी कभी किसी को हीरो को अपना ही सब कुछ मानने लग जाता है। कहीं ना कहीं वो जिद के कारण कहीं ना कहीं गलत तरीके पर भी चला जाता है और अपना मतलब जीवन में ऐसा निरस्ता ले आता है कि जैसे मैं खत्म ही हो चुका हूँ। उसी के लिए मैंने बोला था आपको कि जो जीवन है ना, जीवन संघर्ष का ही नाम जीवन है, और बिना परिवर्तन के और बिना संघर्ष का जो जीवन होता है वो नीरस हो जाता है। संघर्ष और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। विपत्ति काल तो आती है, इसमें क्या है कि जीवन कभी निराश कभी खुश होता ही है। तो उन्हीं के लिए मैं कहना चाहता था कि जो इस तरीके से आप एक चीज पे डिसीजन, गलत डिसीजन ना लें कि जैसे मैंने बोला भी कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो आप कभी भी अगर ऐसा हो जाता है कि अपने सपनों पे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, तो मैं कहता हूं कि आप प्रयास करें, जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। तो अब पढ़ते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की स्टेटमेंट क्या है? जैसे उसका कार्य अब पूछा जा सकता है 13 से 18 वर्ष का कार्यकाल कौन सा होता है? तो ये होता है किशोर अवस्था का। किशोर अवस्था पूछा जाता है, हर बार इस पे प्रश्न आता है, एस्टेट भी, सीटेट भी, रीट भी, एग्जाम उठा करके देख लेना आप। 13 से 18 वर्ष होता है किशोर अवस्था का। पूछा जा सकता है कि 13 से 18 कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कौन सी होती है? 13 से 18 वर्ष की। अब किशोर अवस्था में क्या आती है? इसको बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु पूछा जा सकता है। जो बसंत ऋतु की अवस्था किसको कहा गया? किशोर अवस्था। क्यों? क्योंकि यहीं से बच्चा क्या करता है? जीवन में खिलता है, खुश भी रहता है। खिलना, खुश होना, यही बसंत ऋतु है। जैसे एक नई चीज को देखता है, तो बसंत ऋतु की अवस्था भी इसको कहा गया। उथल पुथल की, उथल पुथल की अवस्था, उथल पुथल की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उथल पुथल की अवस्था, की अवस्था। उथल पुथल कैसे? जैसे कि मतलब क्या है उथल पुथल? मतलब जैसे कि कहीं ना कहीं मतलब बच्चा ज़्यादा करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है, डिसीजन चेंज कर लेता है, और मतलब हर चीज़ को मतलब ज़्यादा मतलब अपने तरीके से जीने के कारण कभी कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाता ही रहता है। तो इसके कारण इसको उथल पुथल की अवस्था को भी किशोर अवस्था कहा गया है। उसके बाद है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन करने लग जाता है, तार्किक चिंतन, तर्क करता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, इस तरीके से क्यों नहीं हो सकता, ये तर्क, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तर्क चिंतन की अवस्था कौन सी है? तर्क चिंतन की अवस्था भी किशोर अवस्था को कहा गया है। आपको प्रश्न बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था। उसके बाद है, ये तो सबसे खतरनाक लाइन है, इसको तो मैं कहता हूं कि अब भी एस्टेट में ये स्टार लगा लो, इसको स्टार, अब भी ये स्टेट में मिलने की, या तो इसकी डेफिनेशन आएगी कि किसने कहा, या यही स्टेटमेंट आएगी कि ये किसके द्वारा कहा गया, या फिर ये कौन सी अवस्था में होता है। संघर्ष, संघर्ष और तूफान की अवस्था, और तूफान की अवस्था, तूफान की अवस्था, अवस्था। देखिए, जो हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगे, हमारे YouTube चैनल पर आपको अगर ये अच्छा लगे पढ़ाना, तो मैं कहता हूं कि इसमें 2 बटन है, डिसलाइक और लाइक। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर ना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, तो डिसलाइक तो जरूर करना। और अगर हमारा पढ़ाना भी अच्छा लगे, हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग हमें पसंद कर रहे हो, तो हम भी अच्छा करने की कोशिश, वैसे भी हम अच्छा ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहता भी नहीं कि सब्सक्राइब करो या लाइक करो, जैसा आपको अच्छा लगे तो आप अपने तरीके से करते रहिए। तो अब संघर्ष और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। प्रश्न पूछा जाता है कि
किशोर अवस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था किसके द्वारा कहा गया? स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया। जो मनोविज्ञान के एक वैज्ञानिक हुए हैं स्टेनले हॉल, वो क्या कहते हैं कि किशोर अवस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था है। ये ऐसे बच्चे हैं जो बहुत संघर्ष भी करते हैं और तूफान भी उठा करके रखते हैं। इस तरीके से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो भाई। उसके बाद है टीन एज होती है, टीन जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये इसको टीन एज भी, इस कारण इसको टीन एज कहा गया है। टीन एज 13, 14, 15, 16, तो ये तो आसान ही है बिल्कुल कि ये कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। उसके बाद है सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था तो होगी भाई, अपने तरीके से जीतते हैं तो सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था। ये भी पूछा जा सकता है कि सुनहरी अवस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था। और सुनहरी अवस्था आपको पता है कि बच्चा है जब इस एज में आता है तो वो एक अच्छा निखार अपने अंदर रखता है और अच्छी अच्छी चीज़ों करने के लिए उतावला हुआ रहता है, तो इस कारण उसको सुनहरी अवस्था कहा गया है। अब उसके बाद है सुनहरी अवस्था एज ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी सुंदरता, एज ऑफ ब्यूटी, वो अपने आप को सुंदर करने में लगा रहता है। एज ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि एज ऑफ ब्यूटी बाल विकास की कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। उसके बाद है जीवन का सबसे कठिन काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संघर्ष और तूफान वाली। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोर अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जीवन का सबसे कठिन काल और संघर्ष और तूफान की अवस्था, बसंत ऋतु, उथल पुथल, ये कौन सी है? और सबसे एक और है समस्याओं की अवस्था, समस्याओं की अवस्था। इसको क्या कहा गया? समस्याओं की अवस्था, समस्याओं की अवस्था। समस्याओं की अवस्था भी इसी अवस्था को कहा गया, किशोर अवस्था की। स्टेटमेंट सीधी आएगी, आप पेपर में देख लेना, पहले भी एग्जाम है जो उसमें भी देख लेना कि समस्याओं की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोर अवस्था। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जा सकते हैं, जाएंगे, पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। और व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तित्व एवं घनिष्ठ, व्यक्तित्व एवं घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तित्व एवं घनिष्ठ मित्रता क्या है? ये जब ये जो किशोर अवस्था होती है, ये एज ऐसी होती है कि परिवार वालों की भी बात नहीं मानते। ये कहते हैं कि हाँ बस मेरा जो कुछ है मेरा दोस्त ही है, बस मैं तो वो कहता है वो सच है, बस जो उसने बोल दिया वो सच है। तो वो घनिष्ठता मतलब बिल्कुल कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे की बात पर पूरा भरोसा करते हैं, गलत हो या सही हो। तो घनिष्ठ मित्रता, इसके कारण ये पूछा जा सकता है व्यक्तित्व एवं घनिष्ठ मित्रता का काल कौन सा है? किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। उसके बाद पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था। संवेगों का जैसे हम शुरुआत में भी पढ़ा अपने शैशव अवस्था के अंदर भी संवेगों का तीव्रता से बढ़ना, और यहाँ पर भी संवेगात्मक में परिवर्तन होता है। संवेग जैसे मतलब बच्चे के हाव भाव बढ़ जाते हैं, जैसे ग्रोथ करने लग जाता है बच्चा, कि वो उसके संवेग है जैसे वो बढ़ने लग जाते हैं, उनमें परिवर्तन होने लग जाता है। उसके बाद है अटपटी व उलझन की अवस्था। आपसे पूछा जा सकता है कि अटपटी व उलझन की अवस्था
कौन से बाल विकास की अवस्था है? अटपटी व उलझन की अवस्था भी किशोर अवस्था होती है। ऐसी ही स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि ये कौन सी अवस्था है? अटपटी व उलझन की अवस्था किशोर अवस्था होती है। उसके बाद प्रबल दबाव और तनाव, प्रबल दबाव और व तनाव की अवस्था। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चा उस पर दबाव पड़ जाता है, तनाव ज़्यादा हो जाता है, वो अपना कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेता है, तो इसका कारण इसको भी दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है, किशोर अवस्था को। उसके बाद है दल भक्ति की अवस्था, ग्रुप बनाने लग जाता है और उसी को मतलब उसी की भक्ति करने लग जाता है। दल भक्ति की अवस्था, ये भी कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था है। तो आपने देखा, जो भी हमने पढ़ा, सब मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और मनोविज्ञान सब प्रारंभ में किसका अंग था और मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया और अब किसका विज्ञान माना जा रहा है, इस तरीके से हमने देखा। फिर उसके बाद देखा कि बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था, शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष। इस तरीके से हमने पढ़ा। जो उनकी जो विशेषताएं थी कि स्टेटमेंट आई हैं जो कि कौन सा काल हो सकता है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहे, और देखा है मैंने जितनी भी वीडियो अभी तक डाली हैं, सभी को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है, और मेरा भी पूरा मन करता है कि मैं वीडियो इसी तरीके से बनाऊं। जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, जो भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा कि कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं ऐसे रखा जाएगा। आप प्रश्न एग्ज़ाम उठा करके देखना, फिर आप हमारी वीडियो की तरफ आना कि क्या यही क्वेश्चन है या आगे आएंगे। इस तरीके से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।